घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर सभी खाना खाने बैठे हुए हैं और घर की बड़ी बहू साधना एक कोने में सिर झुकाए कांपते हुए खड़ी है। नरेश थाली उठाता है और सीधे साधना के मुंह पर फेंकता है। ये खाना बनाया है तूने, इसे खाना कहते हैं? नरेश जी वो नरेश गुस्से में आगे बढ़कर साधना को 2 थप्पड़ मारता है। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा घटिया खाना तो हमारे यहाँ जानवर भी नहीं खाएंगे। अरे बेटा, ये जानबूझकर ऐसा करती है ताकि इसे रोज रोज खाना ना बनाना पड़े, हम लोग कम खाएं और भूखे सो जाएं। अरे सही कह रही हो भाग्यवान, इतनी मिर्च डाल दी है कि मुंह जल जाए। ये लड़की हमारे खानदान को बीमार करना चाहती है। हाँ पापा, देखिए ना, सब्जी में नमक का तो नाम ही नहीं है। भैया इसे थोड़ा और ठीक से समझाइए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। तू चाहती क्या है साधना, हम भूखे मर जाएं? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे गलती हो गई। बारिश की वजह से रसोई में अंधेरा था। बहाने मत बना, तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है क्या? आग लगे तेरे मरे माँ बाप में, जो तुझ जैसे मनहूस को बांध दिया मेरे लड़के के गले से। नरेश साधना को जोर से धक्का देता है। साधना अपने घुटनों के बल फर्श पर गिर जाती है और रोने लगती है। कमला देवी आगे बढ़कर साधना की कमर पर जोर से लात मारती है। चल अब ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा, उठ यहाँ से, अपनी ये गंदी थाली उठा और जा रसोई का सारा काम निपटा। माँ जी, पैर में चोट। काम चोट कहीं की, जा यहाँ से। साधना के ऊपर पूरा परिवार जानवरों की तरह बरस रहा था। तभी घर के दरवाजे पर कमला देवी के तीनों बेटे अमित, सुमित और विनीत हंसते खिलखिलाते हुए अंदर आते हैं और अंदर का नजारा देखकर तीनों चौंक जाते हैं। अरे माँ, ये क्या हो रहा है यहाँ? भाभी फर्श पर क्यों बैठी हैं? ये खाना नीचे क्यों बिखरा हुआ है? भाभी आप रो क्यों रही हो? भैया आपने भाभी को मारा है क्या? ये चोट कैसी है? अरे मेरे प्यारे बच्चे आ गए, कुछ नहीं हुआ विनीत बेटा, कुछ नहीं हुआ। वो तेरी भाभी बस थोड़ा फिसल गई थी। हाँ अमित, तुम लोग तो बाहर घूमने गए थे ना, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। कैसी रही तुम लोगों की ट्रिप? ट्रिप तो अच्छी थी भैया, पर भाभी की हालत देखकर ठीक नहीं लग रहा है। भाभी क्या परेशानी है, आप बताइए ना। नहीं सुमित जी, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, वो थोड़ी कमजोर है ना, दर्द वर्द होता रहता है इसे। तुम तीनों थक गए होगे ना बाहर से आकर, जाओ अपने अपने कमरों में जाओ और आराम करो। चलो शाबाश। ठीक है माँ, हमें कल सुबह जल्दी कुछ जरूरी काम से बाहर भी जाना है, हम आराम करने जा रहे हैं। भाभी आप आराम करना, काम मत करो ज्यादा। तीनों भाई अपने अपने कमरों की तरफ चले जाते हैं। जैसे वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, कमला देवी साधना के बाल पकड़ती है और उसे पीछे की तरफ खींचती है। क्यों रे कुलच्छनी, मेरे बेटों के सामने क्या साबित करना चाहती थी कि हम तुझ पर अत्याचार करते हैं? बोल। नहीं माँ जी, नहीं, छोड़िए, दर्द हो रहा है। माँ, इसके मुंह में तो जैसे दही जम गया है, लड़कों के आते ही कैसे आंखें मटका रही थी। आइंदा अगर मेरे भाइयों के सामने एक शब्द भी बोला ना तो जान से मार दूंगा। चल रसोई में जा। साधना रोते बिलखते हुए किसी तरह से उठती है और रसोई के अंदर जाती है। वो दीवार के सहारे टिककर फर्श पर बैठ जाती है और घुटनों में सिर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मुझे कब इन लोगों से आजादी मिलेगी? मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरे गरीब माँ बाप ने अपना सब कुछ बेचकर इन्हें दहेज दिया और खुद बिना इलाज के मर गए। मैं तो अनाथ हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कौन है? मुझे भी अपने पास बुला लो भगवान। रोते रोते सुबह हो जाती है। साधना की आंखें रोने की वजह से पूरी तरह सूजी हुई हैं। वो रसोई में चाय बनाती है और कांपते हाथों से ट्रे लेकर बाहर आती है। तभी तीनों देवर सुमित, अमित और विनीत अलसाते हुए हॉल में आते हैं। अरे भाभी, गुड मॉर्निंग। पर आपकी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? हाँ भाभी, आपका गला भी बैठा हुआ है। क्या आप कल रात से सोई नहीं हैं? भाभी, मैं तो कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, आप बहुत कमजोर होती जा रही हो। आप खाना पीना नहीं खाती हो क्या समय पर? साधना कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी नरेश वहां आ जाता है। अरे भाइयों, तुम लोग इसके चक्कर में मत पड़ो, ये ऐसी ही है, हमेशा बीमार सी मुंह लटकाई रहती है, पता नहीं इस औरत को क्या चाहिए। अरे सही कह रहे हो बेटा, बड़े बूढ़े कह गए हैं कि औरत का पेट कभी नहीं भरता। सब कुछ तो है इसके पास, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी सब तो दे रखा है। ये गरीब घर की लड़की को इतने अमीर और अच्छे घर में ले आई, अब इससे ज्यादा और क्या लेगी हमसे? भैया, आप अपनी वाइफ से ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? आपको भाभी से तमीज से बात करनी चाहिए। अच्छा, अब तो अपने बड़े भाई और बाप को ज्ञान सिखाएगा, तमीज सिखाएगा हमें। छोड़ इन बातों को। तुम तीनों बताओ, तुम लोगों ने अपनी शादियों का क्या सोचा? हमने तुम तीनों के लिए बहुत सुंदर लड़कियां पसंद की हैं। माँ, ये बात ये है कि
आप लोगों ने हमसे बिना पूछे लड़की कैसे पसंद कर ली? ये कोई तरीका होता है क्या? क्या मतलब है तरीका होता है? बेटा अपने बाप और माँ से ऐसे बात करता है? माँ, हम बस ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों ने अपनी अपनी पसंद की लड़कियां चुन ली हैं। हम तीनों ने लड़कियां पसंद कर ली हैं। क्या पसंद कर लिए? इसका क्या मतलब है? कौन है वो लड़कियां? कहाँ से हैं? किस जाति की हैं? किस बिरादरी और खानदान की हैं? बताओ मुझे। हाँ माँ, वो बहुत अच्छे खानदान की हैं, बहुत अमीर हैं, बेहद सुंदर हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। हम तीनों के साथ एक ही कॉलेज में थीं, लेकिन क्या? साफ साफ बताओ, ये लेकिन वेकिन क्या लगा रखा है? लेकिन पापा, वो ना हमारी बिरादरी की नहीं है, हमारी जात की नहीं है। हमारी जात की नहीं है? तो फिर कौन सी जात की है? जल्दी बको। माँ, अब वो चाहे जिस भी जात की हो, पर हम शादी तो उन्हीं से करेंगे, क्योंकि हम तीनों ने जुबान दे चुके हैं, वादा कर चुके हैं। और अगर हमने उनसे शादी नहीं की तो क्या, रुक क्यों गए? तो उनके घर वाले हमें जान से मार देंगे पापा, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ऐसे कौन से तोप खानदान के घर वाले हैं जो मेरे बेटों को जान से मार देंगे? माँ, वो लड़कियां ठाकुर हैं, ठाकुर राजाओं के खानदान की। ठाकुर शब्द सुनते ही कमला देवी, रमेश और नरेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या कहा? ठाकुर की लड़कियां? तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया है? तुम लोग जानते भी हो ठाकुरों का मतलब? उनके खून में हमेशा गुस्सा होता है। चीखना, चिल्लाना, मारना, पीटना। तुम्हें मार के कहीं फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सुशील है। अरे उनके लिए प्यार व्यार कुछ नहीं होता। उनके लिए जो कुछ भी होता है बस बदला होता है। पापा, हमने ठान लिया है, हम शादी करेंगे तो उन्हीं से, नहीं तो उनके घर वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घर में हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। दरवाजे पर एक विशाल कदकाठी के बुजुर्ग ठाकुर मान सिंह अपनी 3 लंबी तगड़ी बेटियां दुर्गा, भवानी और रुद्रिका के साथ खड़े होते हैं। क्यों भाई, रमेश जी का घर यही है क्या? अरे पापा देखो, ये वही तीनों हैं और ये इनके खतरनाक पापा हैं। नमस्ते अंकल जी, आइए आइए, अंदर आइए। ये भगवान, ये आदमी है या साक्षात यमराज? इसे देखकर तो मुझे चक्कर आने लगे हैं। माँ, इनके तो नाम ही इतने खतरनाक हैं। दुर्गा, भवानी, रुद्रिका। लड़कियां कितनी चंडी होंगी। अरे चुप हो जा, अभी सुन लेंगी तो फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों भाई रमेश जी, आप लोगों के घर में मेहमानों को तमीज नहीं सिखाई जाती क्या? कोई बाहर से आए तो उसे खड़े खड़े ही रखोगे या बैठने को भी कहोगे? अरे नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं। आइए आइए, बैठिए ना। अरे आओ बच्चों, बैठो। हाँ, वो तो हम बैठ ही जाएंगे, खड़े होने के लिए थोड़े ना आए हैं यहाँ। अमित, तुम तो कॉलेज में कह रहे थे कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान है। ये क्या है, इतना छोटा सा घर? और सुमित, तुमने तो घर पर बात की ही नहीं थी। हम तो चाहते थे कि तुम बात करो, लेकिन जैसे हमने अपने पापा को बताया, हमारे पापा तो बंदूक लेकर तैयार हो गए शादी के लिए। बिल्कुल, हमारे लिए हमारे बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर लड़के अच्छे हैं तो बिरादरी हम नहीं देखते। तो रमेश जी, रिश्ता पक्का समझे? विदाई के समय बस एक बात याद रखना, मेरी बच्चियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इनका बाप अभी जिंदा है, जो परेशान करेगा उसे सीधे जमीन में गाड़ दूंगा। अरे जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, रिश्ता पक्का। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर के सबसे महंगे कपड़ों के शोरूम में कमला देवी, सुमन और तीनों होने वाली बहुएं बैठी हैं। भैया, जरा सबसे महंगा और भारी लहंगा दिखाना। हमारी बहुएं ठाकुरों के घर की हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, अभी लाता हूँ। वैसे बड़ी भाभी साधना भाभी नहीं आई शॉपिंग पर? अरे वो उसे थोड़ा सिर दर्द था तो घर पर आराम कर रही है। हटाओ इसे, ये घटिया डिजाइन मैं नहीं पहनूंगी। मुझे वो लाल वाला सब्यसाची डिजाइन का लहंगा चाहिए जिसकी कीमत 3 लाख है। भाभी, 3 लाख का लहंगा? माँ, मेरे लिए भी एक वैसा ही ले लो ना। क्यों सुमन, तुम्हारी शादी हो रही है या हमारी? दूल्हा भी हमें हमारी पसंद का चाहिए और लहंगा भी हमारी पसंद का। बीच में टांग मत अड़ाओ। माँ देखो ना, भवानी भाभी कैसे बोल रही हैं। अरे बेटा सुमन, चुप रहे। ठीक है बच्चियों, जो तुम्हें पसंद हो वही लहंगा पैक करवा लो। पैसों की क्या बात है। बाप रे, शादी से पहले ही कंगाली आ जाएगी। कुछ ही दिनों बाद तीनों बेटों की शादी ठाकुर खानदान की दुर्गा, भवानी और रुद्रिका से हो जाती है और आज उनका गृह प्रवेश हो रहा है। तीनों नई बहुएं दरवाजे पर खड़ी हैं। साधना आरती की थाली लेकर खड़ी है। उसके चेहरे पर हल्की चोट का निशान है, हाथ पर पट्टी बंधी है और वो लंगड़ा कर चल रही है। अरे, आप बड़ी भाभी है ना?
नमस्ते, पर आपके चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे हैं? वो कुछ नहीं। आओ आप तीनों अंदर आओ। अरे कुछ नहीं बेटा दुर्गा, ये ना बाथरूम में फिसल गई थी, अक्सर फिसलती रहती है। साधना जा जल्दी से रसोई में जा, इनके लिए दूध बना दे। साधना तीनों देवरानियों के लिए दूध बनाकर देकर आती है। गृह प्रवेश के अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें नई बहुओं को देखने के लिए हॉल में आकर बैठ जाती हैं। साधना रसोई से चाय की ट्रे लेकर कांपते हाथों से बाहर आती है। अरे कमला, नई बहुएं तो बड़ी सुंदर और लंबी तगड़ी आई हैं, पर तुम्हारी ये बड़ी बहू साधना दिन ब दिन सूखी लकड़ी होती जा रही है। क्या बात है, से खाना पीना नहीं देती क्या, या मायके से कुछ कम मिला इसलिए गुस्सा निकाल रही हो? अरे नहीं शांता बहन, कैसी बातें करती हो। हमारे यहाँ तो घी दूध की नदियाँ बहती हैं। ये लड़की ऐसी है, खाया पिया शरीर को लगता ही नहीं, कामचोर है ना थोड़ी। चाची जी, हमारे घर में घी दूध की नदियाँ बहती हैं या बड़ी भाभी का खून चूसा जाता है, ये हमें अच्छे से दिख रहा है। और हाँ, वो इस घर की बड़ी बहू है, उन्हें कामचोर कहने से पहले अपनी जुबान संभालिए। बाप रे, नई बहू तो आते ही कैची की तरह जुबान चला रही है। कमला, संभाल अपनी बहुओं को। चाची जी, चाय पी ली हो तो आप अपने घर जाइए, हमारे घर के अंदरूनी मामलों में नाक अड़ाने की जरूरत नहीं है। शांता चाची मुंह बनाकर बड़बड़ाती हुई बाहर भागती हैं। कमला देवी डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती। उनके जाने के बाद देवरानियां अपनी जेठानी से चोट के बारे में पूछती हैं और साधना मन में सोचने लगती है। शादी से ठीक एक दिन पहले सुमन का ब्लाउज थोड़ा ढीला रह गया था। इस बात पर नरेश ने साधना को लात घूंसों से मारा था। सुमन और कमला देवी ने उसके बाल खींचे थे और रमेश ने उसे फर्श पर पटका था। साधना दर्द से रो रही थी। बाथरूम में फिसलने से चेहरे पर थप्पड़ के जैसे उंगलियों के निशान नहीं बनते माँ जी? अरे नहीं बेटा भवानी, वो गिरने से सूजन आ गई होगी। साधना जा रसोई में सबके लिए पानी लेकर आ। साधना लंगड़ाते हुए रसोई की तरफ जाती है। अगली सुबह रसोई में साधना सुबह सुबह चाय बना रही है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं। तभी कमला देवी दबे पैर रसोई में आती है और अचानक साधना का हाथ पीछे की तरफ जोर से मरोड़ देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे कुलच्छनी, मुझसे बिना पूछे चाय के पतीले में इतना सारा दूध डालने की? माँ जी छोड़िए, दर्द हो रहा है, नई बहू आ रही थी इसीलिए। चुप, तुझे कितनी बार बोला इस घर में सुई भी हिलाएगी तो मुझसे पूछकर, नई बहुओं के सामने ज्यादा महारानी मत बन। तभी तीनों देवरानियां दुर्गा, भवानी और रुद्रिका सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। वो साधना को धक्का खाते हुए देख लेती हैं। अरे माँ जी, सुबह सुबह रसोई में क्या तमाशा हो रहा है? आपने बड़ी भाभी को धक्का क्यों दिया? अरे कुछ नहीं बेटी दुर्गा, ये तो कुत्ते की दुम है, ऐसे ही सीधी होती है। कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बस वही समझा रही थी इसे। माँ जी, हमारे मायके में नौकरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता। खैर, आज हमारी पहली रसोई है, बताइए शगुन में क्या बनाना है? अरे बच्चियों, तुम क्यों बनाओगी, तुम तो ठाकुरों के खानदान से आई हो। आराम से सोफे पर बैठो, ये नौकरानी मेरा मतलब साधना सब बना देगी, तुम बस शगुन छू लो। नहीं माँ जी, शगुन तो हम ही बनाएंगी, हम आटे का हलवा बनाएंगी। आटे का? क्यों? मुझे तो सूजी का हलवा अच्छा लगता है। पास खड़े रमेश जी तुरंत कमला देवी का हाथ दबाकर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। अरे भगवान चुप रहो, पहले ही दिन सारा रायता फैलवाएगी क्या? ठाकुर की बेटियां हैं, चुपचाप हाँ कह दे। हाँ, बच्चियों ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही बनाओ। तीनों मिलकर आटे का हलवा बनाती हैं और सभी को मजबूरी में खाना पड़ता है, क्योंकि तीनों देवरानियों के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगले दिन कमला देवी ने घर के लॉन में मोहल्ले की औरतों के लिए किटी पार्टी रखी है और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही हैं। साधना दूर खड़ी सबके लिए समोसे तल रही है। उसके हाथ पर गरम तेल के छींटे पड़े हुए हैं। अरे कमला, तेरी नई बहुएं तो बहुत अमीर घर की हैं। सुना है उनके पापा के पास बंदूकें और गाड़ियां हैं। अरे हाँ विमला, मेरे बेटों की किस्मत है, पर उन लड़कियों को मैंने साफ कह दिया है, इस घर में हुकूमत तो मेरी ही चलेगी। और ये जो बड़ी बहू साधना है ना, इसके मायके वाले तो भिखमंगे थे, इसे मैंने नौकरानी बना कर रखा है, सारा काम यही करती है। वाह माँ जी वाह, क्या शानदार विचार हैं आपके। अपनी सहेलियों के सामने अपनी ही बड़ी बहू की इतनी घिनौनी बुराई। अरे ये तो बड़ी ठाकुर साहब की बेटी है। भवानी साधना को रसोई से खींचकर बाहर लाती है और उसका जला हुआ हाथ सबको दिखाती है। चाचियों, जरा देखिए जालिम सास का असली चेहरा। बड़ी भाभी के हाथ पर खौलता हुआ तेल गिरा है, फिर भी ये बुढ़िया यहाँ बैठकर अपनी झूठी इज्जत के ढोल पीट रही है। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी बच्चियों। विमला चाची, प्रमिला चाची, आज आप सब गवाह बन जाइए। इस घर में अगर बड़ी भाभी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार ये कमला देवी होगी। चलिए अब आप लोग अपने अपने घर जाइए।
मोहल्ले की औरतें डर के मारे तुरंत उठकर भाग जाती हैं। कमला देवी शर्म और खौफ से पानी पानी हो जाती है। अगले दिन दोपहर में हॉल में तीनों देवरानियां दुर्गा, भवानी और रुद्रिका सोफे पर आलती पालती मारकर पैर फैलाकर आराम से बैठी हैं और टीवी देख रही हैं। अमित, सुमित और विनीत भी उनके साथ बैठकर हंस रहे हैं। दूसरी तरफ साधना रसोई में खाना बना रही है और सुमन सोफे पर बैठकर फल खा रही है। अरे ओ बड़ी भाभी, जरा इधर आना, मेरे खाए हुए बर्तन उठाकर रसोई में रख दें और एक गिलास ठंडा पानी ला। तीनों देवरानियां एक साथ सुमन को घूर कर देखती हैं। सुमन उनकी तीखी नजरें देखकर सहम जाती है। क्यों सुमन, तुम्हारे हाथ पैरों में क्या दही जम गया है? तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे क्या, जो हर छोटे काम के लिए बड़ी भाभी को आवाज लगा रही हो? खुद उठो और अपने बर्तन सिंक में रख कर आओ। बड़ी भाभी इस घर की बहू है, तुम्हारी बंधुआ मजदूर नहीं। माँ देखो ना ये। अरे सुमन, जा ना, खुद रख कर आ बर्तन। बच्चियों, तुम लोग टीवी देखो आराम से। थोड़ी देर बाद जब सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, साधना कपड़े धोने वाली मशीन के पास खड़ी रो रही थी। तभी नरेश वहां आता है। तूने मेरी बहन को जवाब दिलवाया उन ठाकुरों की बेटियों से? तेरी हिम्मत कैसे हुई? नरेश जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो खुद ही। चुप। आइंदा अगर तेरी वजह से घर में कोई कलेश हुआ तो इस छत से नीचे फेंक दूंगा तुझे। दुर्गा खिड़की के पीछे छुपी ये सब देख लेती है। अपने फोन में नरेश को साधना को थप्पड़ मारते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। तो ये बात है, ये लोग बड़ी भाभी पर जुल्म करते हैं और हमारे सामने नाटक करते हैं। रुक जाओ, तुम सबको ऐसी जेल करवाऊंगी कि पुश्ते याद रखेंगी। अगले दिन बारिश थम चुकी है। बाजार में एक बड़ी मोटरसाइकिल के शोरूम में नरेश, अमित, सुमित, दुर्गा और भवानी खड़े हैं। अमित, सुमित, तुम दोनों नई बाइक पसंद कर लो, पैसों की चिंता मत करो। पर भैया, इतने पैसे अचानक कहां से आएंगे? हमारे पास तो बजट नहीं है। अरे बुद्धू, अपने ससुराल वालों से मांगो ना। मैंने भी तो अपनी शादी में साधना के बाप से जबरदस्ती बड़ी गाड़ी ली थी। वो लोग भले ही गरीब थे पर उनकी खाल खींचकर पैसे निकलवा लिए थे मैंने। ये सुनते ही भवानी पलटकर नरेश को इतनी भयानक नजर से घूरती है कि नरेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। नरेश भैया, जरा संभल कर बोलिए, वरना ये बात आपके हलक में ही अटकी रह जाएगी और आप कभी थूक भी नहीं पाएंगे। हाँ, अरे नहीं नहीं छोटी बहू, मैं तो मजाक कर रहा था। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हम खुद दिलवाएंगे बाइक। तुम लोग अपने मायके में कुछ मत कहना प्लीज। हम क्यों कहेंगे भैया, हमारे पापा तो वैसे भी सीधे कोर्ट और पुलिस से बात करते हैं। अगर हमने एक बार कह दिया ना तो ऐसा दहेज का केस लगेगा कि आप सबकी अकल हमेशा के लिए ठिकाने आ जाएगी। नरेश डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है और वहां से खिसक जाता है। नरेश बाइक शोरूम से निकलकर बाजार की सड़क पर जा रहा होता है। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था। तभी दुर्गा, भवानी और साधना उसका रास्ता रोक लेती हैं। बाजार के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तुम तीनों औरतें मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? साधना, चल घर, तेरी तो आज मैं चमड़ी उधेड़ता हूँ। किसकी चमड़ी उधेड़ेगा रे तू? डोमेस्टिक वायलेंस करता है अपनी पत्नी पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं तेरा जेठ हूँ। सुनो भाइयों और बहनों, ये आदमी घर के अंदर अपनी मासूम पत्नी को जानवरों की तरह पीटता है, उसे भूखा रखता है और बाहर शरीफ बनने का नाटक करता है। आज इस दरिंदे को सबक सिखाना जरूरी है। अरे भाई, धिक्कार है ऐसे पति पर। मारो उस साले को, पुलिस को बुलाओ। नरेश, आज बाजार के बीच में जो तेरा तमाशा बना है ना, ये तो बस शुरुआत है। तेरी असली जगह इस आलीशान घर में नहीं बल्कि जेल की काल कोठरी में है। दुर्गा, भवानी, चलो इसे तड़पने दो यहीं। नरेश बाजार के बीच में बेइज्जत होकर मुंह छुपाकर भाग खड़ा होता है। पूरे बाजार में चारों बहुओं की एकता और ठाकुर बहनों की खौफ की चर्चा होने लगती है। शाम बाजार के एक मशहूर चाट भंडार पर सुमन और तीनों देवरानियां खड़ी हैं। सुमन अपनी मर्जी से चीजें ऑर्डर कर रही है। भैया, मेरे गोलगप्पे में तीखा पानी डालना, और सुनो, पैसे ये मेरी भाभियां देंगी, इनके पापा बहुत अमीर हैं। पैसे तो हम दे देंगे सुमन, पर ये बताओ, कल रात तुम अपनी माँ के साथ मिलकर बड़ी भाभी के कमरे के बाहर क्या फुसफुसा रही थी? कुछ भी तो नहीं, मैं क्यों फुसफुसाऊंगी? हमें सब पता है तुम लोग बड़ी भाभी को इस घर से निकालने या उन्हें जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हो ना, ताकि मोटा दहेज लेकर दूसरी शादी करवा सको भैया की। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। सुनो सुमन, ठाकुरों की लड़कियां जितनी प्यार से गोलगप्पे खिलाना जानती हैं, उतनी ही आसानी से हलक में हाथ डालकर सच निकालना भी जानती हैं। चलो घर। सुमन सहम कर घर आ जाती है। शाम को बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और ठंडी हवा चल रही है। साधना को तेज बुखार है। वो कंबल ओढ़े एक कोने में कांप रही है। कमला देवी उसके पास आती है और कंबल खींचकर फेंक देती है। उठरी कामचोर, बाहर जाकर बाजार से आइसक्रीम और ताजी सब्जियां लेकर आ। मेरी बेटी सुमन को आइसक्रीम खानी है और नरेश को करेले खाने हैं। माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, बाहर बहुत तेज बारिश है,
मैं कल सुबह ले आऊंगी। चल निकल यहाँ से, बहाने मत बना। जब तक तू रोएगी नहीं तब तक हमारी माँ के कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। जा बाहर। साधना रोती हुई भीगते हुए बाहर बाजार की तरफ भागती है। छत पर दुर्गा, भवानी और रुद्रिका खड़ी होकर ये सब देख रही हैं। दीदी, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ये लोग इंसान नहीं, साक्षात जानवर हैं। बड़ी भाभी को तेज बुखार है, फिर भी इस तूफान में बाहर भेज दिया। मैंने माजी और नरेश भैया का बोलते हुए ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है। वो साफ कह रहे हैं कि जब तक ये रोएगी नहीं तब तक कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। शाबाश रुद्रिका। भवानी, तुम बड़ी भाभी के कमरे से उनके पुराने मेडिकल पर्चे ढूंढो जहां इनके मारने पीटने की चोटों का रिकॉर्ड हो। हम इन सब सबूतों को इकट्ठा करके सीधे पापा को भेजेंगे। इन दरिंदों को कोर्ट के चक्कर कटवाने का समय आ गया है। 1 घंटे बाद साधना बारिश में भीग कर आई है और अपने कमरे में अकेली रो रही है। तभी तीनों देवरानियां दबे पैर अंदर आती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं। भाभी, आप पागल हो क्या? इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों गई? तुम लोग यहाँ से जाओ। अगर माजी या नरेश जी ने देख लिया तो तुम सबको भी मारेंगे। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। भाभी, हमसे मत डरो। हम जानते हैं कि इस घर में आपके साथ क्या क्या हुआ है। हम ठाकुर की बेटियां हैं। जुल्म सहना और देखना हमारे खून में नहीं। बहनों, मेरे माँ बाप मर चुके, मेरा कोई नहीं है। मैं ये सब सहने को मजबूर हूँ। आज से हम तुम्हारी बहनें हैं भाभी। बस तुम हिम्मत मत हारना। हम इन सब दरिंदों को जेल भिजवाने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही हैं। जब तक सही वक्त नहीं आता तुम चुप रहना, पर अपने आप को कमजोर मत समझना। भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे मेरी रक्षक मिल गई। इसी रात 12 बजे का समय है। पूरा ससुराल सो रहा है। साधना के कमरे में चारों बहुएं गोल घेरा बनाकर बैठी हैं। मेज पर फोन और कोर्ट के पेपर्स रखे हैं। दुर्गा, भवानी, रुद्रिका, तुम तीनों ने मुझे जो हिम्मत दी है उसी की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ, वरना ये लोग तो मुझे खपका मार चुके होते। भाभी, आप हमारी बड़ी बहन हो। जेठानी और देवरानी का रिश्ता सिर्फ कहने के लिए होता है, असली रिश्ता तो दिल का होता है। भाभी देखिए, मैंने वकील साहब को आपके सारे पुराने मेडिकल बिल्स, नरेश भैया का वो मारते हुए वीडियो ईमेल कर दिया। पापा कल सुबह पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। बस कुछ घंटों की बात है भाभी। कल सुबह इस पूरे जालिम ससुराल को हमारी एकता की असली ताकत का एहसास होगा। जब हम चारों एक साथ बाहर निकलेंगी तो इनका घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। बिल्कुल, कल सुबह इस घर के जुल्म का आखिरी दिन होगा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। 2 दिन बाद साधना की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। उसे निमोनिया हो गया है और वो घर के पीछे बनी एक सूनी अंधेरी कोठरी में टूटी खाट पर बेहोश पड़ी है। कमला देवी, रमेश, नरेश और सुमन कोठरी के बाहर खड़े हैं। अरे नरेश, ये साधना तो आंखें भी नहीं खोल रही। अगर ये मर गई तो पुलिस केस हो जाएगा। कुछ नहीं होगा माँ, इसे इसी अंधेरी कोठरी में पड़े रहने दो। उन 3 डायनों को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि साधना यहाँ है। कह देंगे कि वो अपने मायके चली गई है। हाँ माँ, वैसे भी इसके रहने से घर में बड़ी किचकिच होती थी। अच्छा हुआ मर रही है। सभी साधना को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अंधेरी कोठरी में साधना डर से कंबल ओढ़ लेती है। बुखार के कारण उसको बुरा हाल है। तभी दुर्गा, भवानी और रुद्रिका उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती हैं। उन्हें कोठरी तक जाते हुए परिवार के लोग देख लेते हैं। साधना की हालत देखकर तीनों देवरानियां घबरा जाती हैं। अब भवानी उसके सिर पर बर्फ की थैली रख रही है। कमरे के बीचों बीच 2 गोल मेजें रखी हैं। उन मेजों पर गदा, खंजर, कुल्हाड़ी, जंजीरें, बंदूकें, पिस्तौल और कारतूस रखे हुए हैं। दुर्गा एक मेज के पास बैठी और अपने हाथ में एक तेज धार वाला चाकू चमका रही है। कमरे का किवाड़ थोड़ा खुला हुआ है। दरवाजे की ओर से सास कमला देवी, ससुर रमेश, नंद सुमन और जेठ नरेश छिपे हुए अंदर का नजारा देख रहे हैं। हथियारों का ये जखीरा और ठाकुर बहुओं के चंडी रूप को देखकर चारों खौफ के मारे थर थर कांप रहे हैं। ससुराल वालों को सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत सह लिया बड़ी भाभी ने इन लोगों का टॉर्चर। अब ठाकुर की बेटियां अपना असली रंग दिखाएंगी। हाँ दीदी, इन लोगों ने भाभी को तड़पा तड़पा कर मारने की कोशिश की है। अब कानून से पहले हमारे हाथ इनका इंसाफ करेंगे। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। मेज पर रखी बंदूकें और कुल्हाड़ी गवाह है। अगर आज के बाद किसी ने भी बड़ी भाभी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस घर को हम शमशान बना देंगी। बहनों, तुम लोग मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। ये लोग बहुत जालिम हैं। आप चुप रहिए भाभी। जेठानी देवरानी की ये एकता अब इस ससुराल के जुल्म की लंका को आग लगाएगी। किवाड़ के पीछे रमेश का पूरा शरीर डर के मारे हिल रहा है। सुमन और कमला देवी ने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया है ताकि उनकी चीख बाहर न निकले। ए भगवान, रमेश देखो, कमरे में गदा, बंदूक और कुल्हाड़ी रखी है। या बहुएं या डाकू, मेरी तो जान सूख रही है।
माँ देखो ना दुर्गा भाभी कैसे चाकू चमका रही है। वो कह रही है कि सबको सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, ये हमें मार डालेंगी। बाप रे बाप, मैंने तो सोचा था कि ये सिर्फ कॉलेज की लड़कियां हैं, पर इनके पास तो हथियारों का पूरा गोदाम है। रमेश जी, अब हमारा क्या होगा? अरे नरेश बेटा, धीरे बोल। अगर ठाकुर मान सिंह की इन बेटियों ने हमारी आवाज सुन ली तो पुलिस के आने से पहले ये हमारा कीमा बना देंगी। जिठानी देवरानी एक हो गई है। अब हमारा पूरा ससुराल इनके एक हुंकार से कांप उठा है। अरे भागो यहाँ से। चारों दबे पांव बिना आवाज किए खौफ के साए में पीछे की तरफ भागते हैं, जबकि कमरे के अंदर चारों बहुएं अपने अटूट एकता के साथ न्याय की तैयारी में डटी रहती हैं। अगले दिन सुबह घर एक अदालत में बदल चुका है। बाहर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजा रही हैं। घर के अंदर ठाकुर मान सिंह अपनी पूरी ठसक और बंदूक के साथ खड़े हैं। उनके साथ शहर के बड़े सरकारी डॉक्टर, नामी वकील और पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद हैं। तो भाई रमेश, बहुत शौक था ना तुम्हें अपनी बहू को पैर की जूती समझने का? अब भुगतो। ठाकुर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। चुप रहो साले। डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज उत्पीड़न और हत्या की साजिश के जुर्म में तुम चारों की ऐसी जेल होगी कि वहां चक्की पीसते पीसते बुढ़ापा आ जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब ने इन सारे पुख्ता वीडियोस और मेडिकल एविडेंस के आधार पर नॉन वेलेबल वारंट जारी किया है। अरे छोड़ दो मुझे, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे मत ले जाओ भैया, मुझे बचाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। लेडी कांस्टेबल कमला देवी और सुमन को घसीटते हुए बाहर ले जाती हैं। इंस्पेक्टर रमेश और नरेश को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में डालता है। हॉल के बीच में साधना व्हील चेयर पर बैठी है। दुर्गा, भवानी और रुद्रिका उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच की तरह खड़ी हैं। अमित, सुमित और विनीत भी अपनी पत्नियों के इस फैसले के साथ गर्व से खड़े हैं। बेटी साधना, आज से तुम अनाथ नहीं हो। ये तीनों तुम्हारी देवरानियां नहीं, तुम्हारी ढाल है। और ये ठाकुर मान सिंह आज से तुम्हारा पिता है। चलो हमारे घर। शुक्रिया पापा, शुक्रिया बहनों। आज मुझे समझ आया कि अगर औरतें एक हो जाएं तो बड़े से बड़ा जालिम ससुराल भी कांप उठता है। तीनों देवरानियां मुस्कुराकर साधना को गले लगा लेती हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह था कि अगर साधना की देवरानियां भी उसी के जैसी आती तो क्या इस कहानी का अंत ऐसा होता? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।